अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अगर आपको ये जो मैं भी यहां बना रहा हूं अभी समझ आई तो ठीक है, नहीं तो इग्नोर कर देना। थोड़े बड़े हो जाएंगे तब आ जाएगी। नहीं आई समझ? पक्का? बस देखें, आसान सी है कॉस्ट। हम लोग फैक्ट्री के सारे खर्चों को मैंने कहा था 3 टुकड़ों में बांट रहे हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। अगर उन्हीं फैक्ट्री के ही खर्चों को वेरिएबल और फिक्स की नजर से देखें तो ये पक्के वेरिएबल भी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं, ये पीरियड से रिलेटेड नहीं है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो ये तो पक्के वेरिएबल हैं। हाँ, एफओएच के अंदर वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। जैसे फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड है, इन डायरेक्ट मटीरियल कंज्यूम्ड वेरिएबल है, मशीनों की पावर, बिजली, फ्यूल वेरिएबल है, एफओएच है लेकिन वेरिएबल है। फैक्ट्री के परमानेंट स्टाफ की सैलरीज फिक्स्ड है लेकिन एफओएच है। तो इसलिए अगर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट की नजर से देख रहे हो तो जो खर्चे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर होते हैं, जब उन्हीं को इस नजर से देखेंगे तो वो वेरिएबल ही होते हैं। और जो एफओएच है वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, फिक्स भी हो सकते हैं। अगर ये बात अगर अभी कोई मीनिंग दे रही है तो लिखें, ना समझ आ रही हो तो ना लिखें। कल जो सवाल किया था उसमें अगर किसी का कोई एतराज, कंफ्यूजन है तो पूछें। कल वाली बात दोहरा रहा हूं, हम लोग फिक्स्ड और वेरिएबल की जब डिस्कशन कर रहे हैं तो पहली बात, ये किसी स्पेसिफिक पीरियड के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, गुजरा हुआ भी हो सकता है, आने वाला भी हो सकता है। दूसरी बात, हम किसी खर्चे को या तो किसी एक इंडिविजुअल या एसेट या डिपार्टमेंट या पूरी फैक्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होंगे तो उसकी कोई ना कोई कोर एक्टिविटी होगी। वो खर्चा जिसका एक्टिविटी से ताल्लुक है वो वेरिएबल है, और जिसका एक्टिविटी नहीं, सिर्फ पीरियड से ताल्लुक है, वो फिक्स्ड है। और फिर एक बात यह की थी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है उसकी ओरिजिनल शक्ल एक अमाउंट फॉर द पीरियड होती है, और जो वेरिएबल चीज होती है उसकी ओरिजिनल शक्ल एक रेट की होती है। यानी अगर आप पेट्रोल पंप पे जाके पेट्रोल का रेट पूछेंगे तो वो ये नहीं बताएंगे कि महीने का 25,000, वो क्या रेट कोट करेंगे? 1 लीटर का रेट इतना है। अगर मिठाई की दुकान पे जाके मिठाई का रेट पूछेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा आप 35,000 की मिठाई खरीद लो, वो 1 केजी का रेट बताएंगे। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसकी ओरिजिनल शक्ल एक अमाउंट फॉर अ पीरियड होती है। जैसे महीने का 2 लाख रुपए रेंट, महीने की 50,000 रुपए सैलरी, जबकि जो वेरिएबल कॉस्ट है वो एक रेट की शक्ल में
होती है। ये कल तक की बातें। चलें और लिखें सवाल। अब मैं इसमें केजी और आर और यूनिट्स मिक्स कर रहा हूं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू अ बिजनेस फॉर द ईयर 2024। टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और सोल्ड भी, प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड 40,000। 40,000 पूरे साल में टोटल 40,000 यूनिट्स हैं, रुपीज नहीं है। 40,000 यूनिट्स बने और बिके। 1 यूनिट रिक्वायर्स 1 यूनिट रिक्वायर्स 4 kg of direct material, 4 kg of direct material, 5 direct labor hours and 3 machine hours। एक यूनिट बनाने में 4 kg डायरेक्ट मटेरियल लगता है और पता नहीं क्या बोल दिया मैंने, 5 डायरेक्ट लेबर आवर्स यानी जो प्रोडक्शन वर्कर है उसके 5 घंटे, और मशीन पे 3 घंटे काम होता है। अच्छा, ये जो मैंने डायरेक्ट लेबर के 5 घंटे कहे हैं ना, एक आसान सी बात कर रहा हूं, मेरा ख्याल है समझ आ जाएगी, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि एक बंदा 5 घंटे काम ले रहा होगा। हो सकता है 5 लोग इकट्ठे मिलकर काम कर रहे हो और बस 1 घंटा घड़ी के हिसाब से काम हो जाए, तो भी यही कहा जाएगा कि इस चीज को बनने में 5 लेबर आवर्स लग रहे हैं। यानी जो लेबर आवर्स होते हैं ये जरूरी नहीं कि घड़ी के आवर्स हैं। घड़ी के एतबार से हो सकता है 5 वर्कर्स मिलकर ये यूनिट बना रहे हो 1 घंटे में, तो कहा जाएगा कि 5 लेबर आवर्स लगे इसके लिए। अच्छा जी, मटेरियल बता दिया, लेबर बता दिया, मशीन आवर्स बता दिए। चलें आगे लिखें। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज 30 रुपए पर केजी, ₹30 पर केजी। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी वर्कर के साथ जो हमने वेज रेट तय किया हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 150 150 रुपए पर आवर। पर कौन सा आवर? लेबर आवर, मशीन आवर? लेबर आवर, उससे वेज रेट तय कर रहे हैं पर आवर। एनुअल इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स, एनुअल इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री एसेट्स 250,000। सैलरीज, सैलरीज ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज 260,000 पर मंथ, 2,60,000 पर मंथ। इसके बाद लिखें डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट, डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट ₹20, 20 रुपए पर आवर,
पर कौन सा आर? मशीन आर, क्योंकि आर्स मेथड भी होता है एक जिसमें टोटल यूजफुल लाइफ उस एसेट के टोटल आर्स होते हैं, तो ये आर्स मेथड के तहत निकली हुई डेप्रिसिएशन है, ₹20 पर आर। डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑफ अदर एसेट्स फॉर द ईयर based on reducing balance method. $180,000, 1,80,000। फ्यूल एंड पावर, फ्यूल एंड पावर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, फ्यूल एंड पावर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बल्कि फ्यूल कर लें, फ्यूल, पावर एंड फ्यूल, फ्यूल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ₹300 पर लीटर, ₹300 पर लीटर। प्लांट एंड मशीनरी इसी पॉइंट में चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कंज्यूम्स, इसी पॉइंट में चल रहा है, प्लांट एंड मशीनरी कंज्यूम्स एट लीटर्स ऑफ फ्यूल, 8 लीटर्स ऑफ फ्यूल इन 5 आवर्स, इन 5 आवर्स, मतलब 5 घंटे चलती है तो 8 लीटर फ्यूल लगता है। पर आर भी दिया हो सकता था, बस एमी स्टाइल मारा, 5 आवर्स का दिया। अगला खर्चा लिखे। सिक्योरिटी चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस, सारी फैक्ट्री की हमने जो सिक्योरिटी है वो आउटसोर्स की हुई है, तो सिक्योरिटी चार्जेस हैं 300 पर क्वार्टर, 300,000, 3 लाख रुपए पर क्वार्टर, 3 लाख रुपए पर क्वार्टर। चले टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर द ईयर कैलकुलेट कर दें, भाई जैसे कल 2 अलग अलग हेडिंग्स में की थी। ये आपने सारी सही कैलकुलेट कर ली तो आप इस काबिल हैं कि आप कॉस्ट पढ़ सकते हैं।
नहीं तो चेक नहीं कर रहे होते हो? तो अभी वो जो बच्चे बैठे हुए हैं वो यहाँ के हैं? लेकिन उस पर चेक तो रखना है ना, ऐसे तो। फीस का फर्क है। क्या जी? समझ नहीं आई बात। अकाउंटिंग तो क्या, उससे क्या हुआ? उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो साल में 12 महीने होते हैं ना। हाँ, मैंने सवाल में कहा है ना, फॉर द ईयर 2024। ये हम पूरे साल का सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तो ईयर की सामने रख के कैलकुलेशन करनी है।
आपकी फारिग शक्लों से लग रहा है कि सवाल करके फारिग हो गए हैं। किया है सबने कैलकुलेट। चलें तरतीब से चलते हैं। पहला खर्चा डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड चीज है तो ये वेरिएबल ही है। कितना? फोर इंटू 30 इंटू 40,000 4.8 मिलियन। इस पे कोई एतराज? किसी को कोई मसला नहीं? पक्का? सच्ची? नहीं यार, नहीं। किसी को मसला नहीं? पूछ लो। नहीं, जज्बात का इजहार किया था, लिखवाए थे मैंने सारे, खुद लिखवाया था सवाल। ये 48 लाख में कोई मसला नहीं? किसी को नहीं? अच्छा, इतने काबिल लोग एक छत के नीचे। ठीक है अभी, शाबाश। अच्छा, इसमें ना एक चीज अभी बता रहा हूं, हो सकता है आपको अजीब लगे, लेकिन है इंपॉर्टेंट, और आगे चल के ना बाज़ औक़ात कुछ मुश्किल कैलकुलेशंस में काम आएगी ये। 5 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू, अरे शाबाश, और 15 मीटर इंटू 10 मीटर 150 मीटर।
4 kg प्लस 10 किलोमीटर। नहीं, हम जब भी कोई फिगर प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं ना, वही सारा सलूक, नहीं बात सेम की नहीं है, वही सलूक उनके मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी हो रहा होता है। केजी प्लस हो रहा है तो ये 8 kg बन रहा है, मीटर मीटर मल्टीप्लाई हो रहा है तो मीटर स्क्वायर बन रहा है। तो जो काम भी हम डिजिट्स के साथ मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कर रहे होते हैं वो उनके मेजरमेंट यूनिट्स के साथ भी होता है। ये 4 रुपए क्या है? 4 क्या है? नहीं, पूरी बात नहीं है ये। 4 kg पर यूनिट। 30 क्या है? ₹30 पर केजी है। 40,000 क्या है? यूनिट्स। जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये यूनिट्स गए, ये केजी गए, इसलिए आंसर रुपीज में आ रहा है। यानी रुपीज पर लीटर पेट्रोल का रेट है। इसको हम 300 स्टूडेंट से मल्टीप्लाई कर लें? है? नहीं ना, हमने अगर टोटल अमाउंट तक पहुंचना है तो रुपीज पर लीटर चीज को लीटर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम जब भी कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे होते हैं, यह भी ध्यान रखना होता है कि उन चीजों के मेजरमेंट यूनिट्स क्या हैं। बहुत ऊंची बात तो नहीं कर रहा ना? अच्छा, दूसरा खर्चा क्या है जी? डायरेक्ट लेबर, वो भी वेरिएबल है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर पक्का वेरिएबल ही होते हैं। क्या क्या है? 150 पर आर है, एक यूनिट के लिए 5 घंटे हैं, और टोटल 40,000 यूनिट्स हैं जी। 30 मिलियन, इतना ज्यादा? ओके ओके ओके, 30 मिलियन। इस कैलकुलेशन में बताएं कोई परेशानी? अगला खर्चा वेरिएबल लिस्ट नहीं पूछ रहा, बस तरतीब से चलते हैं। डायरेक्ट लेबर के आगे क्या है? इंश्योरेंस, एनुअल इंश्योरेंस, तो ये फिक्स्ड है 250। आगे परमानेंट स्टाफ की मंथली सैलरी है, फिक्स्ड है 260 इंटू 12, 3120,000। अगला खर्चा डेप्रिसिएशन है आर्स बेसिस पे। तो चूंकि आर्स बेसिस पे है तो इसका ताल्लुक मशीन के चलने से है, तो ये वेरिएबल है। 20 रुपए पर मशीन आर, तो 20 रुपए पर मशीन आर हो गए। हमने तो टोटल तक पहुंचना है 3, ये तो एक यूनिट तक पहुंच गए, इनटू 40, 2.4 मिलियन। हाँ जी, यहां तक कोई परेशानी, एतराज? अगला खर्चा डेप्रिसिएशन बाकी एसेट्स कितनी? 1। अच्छा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो इसको हम फिक्स कॉस्ट क्यों कह रहे हैं? ये तो हर साल बदल जाएगी, लेकिन तो हर साल चेंज हो रही होगी। हम किसी एक ईयर की बात कर रहे हैं, वो तो रेंट भी हर साल चेंज हो सकता है, वो तो सैलरीज भी हर साल चेंज हो सकती है, नए से नए लोग आ सकते हैं। फॉर दैट ईयर इसका ताल्लुक एक्टिविटी से नहीं है, क्योंकि जब हम परसेंटेज रेट लगाते हैं तो वो होता ही रेट पर ईयर है। तो इसलिए स्ट्रेट लाइन, अगर आप ये बात इस पेज के नुक्कड़ में कहीं लिखना चाहें तो डेप्रिसिएशन आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड वेरिएबल कॉस्ट है। आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड की डेफिनेशन वेरिएबल कॉस्ट है, और बाकी कौन से मेथड होते हैं? स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, सम ऑफ ईयर डिजिट, ये फिक्स कॉस्ट है। आर्स मेथड और यूनिट्स मेथड वाली डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट है, और स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग, सम ऑफ ईयर डिजिट, ये फिक्स कॉस्ट है।
चलें, डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग के बाद फ्यूल कॉस्ट पर लीटर एक रेट दिया हुआ है, तो इसका प्लांट चलने से ताल्लुक है, तो फिर वेरिएबल। अच्छा, अब इसमें देखें काफी सारी चीजें। टू क्या 300 क्या है रुपीस पर लीटर, और क्या पता है हमें, तो टोटल रुपीस तक पहुंचना है। $8 लीटर पर 5 आवर्स। आवर्स लेबर के मशीन के? मशीन चलती है 3 घंटे पर यूनिट इंटू 40,000 यूनिट्स। 57600000। ये भी सबकी सही है? नहीं, दोबारा, हाँ तो नहीं सही ना। 301 लीटर का रेट है, हमें टोटल तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ लीटर्स चाहिए। तो अब देखें और क्या डाटा अवेलेबल है। 5 घंटे मशीन चलती है तो 8 लीटर, यानी 8 लीटर्स पर 5 आवर्स। मैंने सवाल में लिखा है कि 5 घंटे मशीन चलेगी तो 8 लीटर फ्यूल इस्तेमाल होगा, तो लीटर और आवर्स का रिलेशन क्या बना? 8 लीटर्स पर 5 आवर्स। लेकिन हमें रुपीस तक पहुंचना है, आवर्स मिल गए हैं, तो फिर यूनिट्स के साथ भी कोई रिलेशन है। 3 आवर्स पर यूनिट और 40,000 यूनिट्स। अब जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आवर्स भी कैंसिल हो गए, यूनिट्स भी कैंसिल हो गया, लीटर भी कैंसिल हो गया, एंड रुपीस आ गया। और अगर आपको ये 8/5 अजीब लग रहा है तो आप पहले अलग से लीटर पर आवर निकाल लें। 5 घंटों का अगर 8 लीटर है तो 1 घंटे का, तो आप यहां पर 8/5 की जगह 1.6 लिख लें। हाँ जी, सही है। आगे सिक्योरिटी चार्जेस है पर क्वार्टर 3 लाख पर क्वार्टर 12 लाख। और क्या है? बस। तो ये होते हैं जनाब फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट। जी, फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट कुछ पल्ले पड़ा। अच्छा, यहां पर एक सवाल ध्यान में आ सकता है, बता रहा हूं। अगर आपको सवाल समझ आ गया तो जवाब भी समझ लीजिएगा, सवाल ही समझना है तो इग्नोर कर देना। अगर हम ये सारी कैलकुलेशंस ठहरे, इनमें पूछना है कुछ। अब ऐसे ही एक और सवाल बता रहा हूं, समझ आ गया तो जवाब सुन लीजिएगा, ना समझ आए तो इग्नोर करना। अगर हम गुजरे हुए साल के खर्चों को वेरिएबल फिक्स्ड देख रहे हैं तो ये तो पास्ट है, और अगर हम कह रहे हैं कि फ्यूल कॉस्ट वेरिएबल है, तो वेरिएबल तो होती है कि कम होगा तो और कम हो जाएगा, ज्यादा एक्टिविटी होगी तो और ज्यादा हो जाएगी, तो ये तो पास्ट है, बस हो गई ना। अब ये थोड़ी मजीद कम ज्यादा होगी। नहीं समझ आया मेरा सवाल? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास के अंदर वेरिएबल चीज है कि फिक्स चीज है? वेरिएबल है, हर रोज चेंज हो रहे होंगे। कल 130 स्टूडेंट्स थे तो वो थोड़ी बदल जाएंगे, वो तो 130 थे, तो उसको मैं फिक्स कहूं कि स्टिल वेरिएबल कहूं? या समझ ही नहीं आ रही मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं सवाल दोबारा करता हूं। वेरिएबल कॉस्ट ये समझ आया हुआ है कि ये टोटल वेरी कर जाएगा, यानी अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये और ज्यादा टोटल हो जाएगा, क्वांटिटी कम होगी तो ये और कम हो जाएगा, यही है ना वेरिएबल। तो पिछले साल का डाटा है, जितने यूनिट्स बनने थे बन गए, वो बदल जाएगा अब क्या? तो पास्ट है, तो ये फिर फिक्स कॉस्ट है सारी। हम ना ये जो वेरिएबल और फिक्स्ड है ये इनकी एज अ नेचर डिस्कस कर रहे होते हैं, मतलब बाय नेचर ये एक वेरिएबल चीज थी। अगर उस साल और प्रोडक्शन हो जाती तो ये और ज्यादा हो जाता, मतलब बाय नेचर ये वेरिएबल और फिक्स की बात हो रही है। बाकी अगर पास्ट डिस्कस कर रहे हैं तो वो तो सारा पास्ट है, वो थोड़ी बदल जाएगा। तो इस वजह से कि बदल नहीं जाएगा तो ये फिक्स थोड़ी बन जाएगा। हम तो इन आइटम्स की नेचर की बात कर रहे हैं, ऊपर से क्या तो जाने दें। चलें, ये वेरिएबल फिक्स की डिस्कशन बहुत है, और मैंने जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन लिखी थी वो भी डन, बहुत है। कॉस्ट पढ़ने के लिए इतने ये नाम याद रखना, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उनको भी छोड़े। मैंने आपको एंड कंक्लूजन जो बताया था कि आप याद रख लें कि फैक्ट्री के सारे खर्चे 3 है,
डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और एफओएच। और वेरिएबल और फिक्स जितना कोई अभी समझ आ गया पूरी कॉस्ट के लिए बहुत है ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट का कॉन्सेप्ट। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बस। अब हम खेलते हैं थोड़ा परसेंटेज कैलकुलेशंस। ये आपको कॉस्ट में बहुत इस्तेमाल होनी है और अगर पहले आप भागते आए इनसे तो अब नहीं काम चलेगा। परसेंटेजेस बहुत यूज होती हैं कॉस्ट के अंदर। क्या ये मैं जीरो से सिखा रहा हूं आपको? नहीं, ऐसे नहीं करें, वो तो स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं। बस बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस सामने ले आता हूं और उनमें फिर जो जो सिनेरियो समझना है उस पर कर लेते हैं बात। परसेंटेज कैलकुलेशंस खेलते हैं। इनमें मैं ना ऐसा नहीं कर रहा कि कोई मुख्तलिफ हेडिंग्स दे के मुख्तलिफ टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, बस मुख्तलिफ सवाल करते जाते हैं, उनमें वैरायटियां नजर आती जाएंगी आपको। तो सवाल कर रहे हैं इसमें हम बहुत सारे। लिखें सवाल। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। $625 मिलियन, 625 मिलियन, 625 मिलियन। सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस 25 मिलियन, 25 मिलियन। आप बता दें सेलिंग एक्सपेंसेस कितने परसेंट ऑफ सेल है? %4। ठीक है, ठीक है ना? किसी से नहीं हुआ तो शर्म आनी चाहिए। 4% सबसे डन। नहीं निकला 4%? ठीक है, ठीक है, चलें अगला सवाल लिखें। टोटल सेल्स फॉर द ईयर, टोटल सेल्स फॉर द ईयर। $500 मिलियन, 500 मिलियन रुपीज, 500 मिलियन। सेल्स कंप्राइज ऑफ, सेल्स कंप्राइज ऑफ 40% कैश एंड 60% क्रेडिट। सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन 4% फॉर कैश सेल्स, 4% फॉर कैश सेल्स एंड 3% फॉर क्रेडिट सेल्स। यानी एजेंट को हम अगर वो कैश सेल्स करवाता है तो 4% कमीशन देते हैं और अगर वो क्रेडिट सेल्स करवाता है तो 3% कमीशन देते हैं। रिक्वायर्ड है आपसे टोटल कमीशन फॉर द ईयर। टोटल कितने रुपए कमीशन फॉर द ईयर है? जी 500 में से 40% ये कैश सेल्स हो गई, ये हो गई क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स पे 4% कमीशन है और क्रेडिट सेल्स पे 3% कमीशन। अलग अलग कर दें बेशक।
जी, इसमें बताएं परेशानी, एतराज, तकलीफ। किसी को कोई मसला नहीं? अरे इतनी आसान है कॉस्ट। चले ठीक है, आगे लिखें सवाल। चले मार्कअप मार्जिन खेलते हैं थोड़ा सा। पढ़ा हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, मार्कअप। अच्छा, आपने जैसे भी पढ़ा हुआ है, हो सकता है कोई इक्वेशंस बना के चलते हो, इक्वेशंस भी आनी चाहिए। मैं वैसे एक फार्मूले से बताता हूं, और एडवाइस यही है कि अगर आप ऐसे नहीं भी करते फिर भी सीख के कोशिश जरूर करना करने की, फायदा है। सिखा रहा हूं तो काम की बात ही होगी। तो जीपी मार्कअप मार्जिन थोड़ा सा खेलते हैं। सेल्स हैं 240 मिलियन, $240 मिलियन रुपए, और मार्कअप है, मार्कअप जीपी मार्कअप है 20%। जीपी की अमाउंट बताएं, ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट बताइए। हाँ जी, 40, 48, 60। अच्छा, मेरे ख्याल में तो 2 ही वैरायटी आनी थी, तो 3 आ गई। 40, 48, 60। अच्छा 60 कैसे? 60 कैसे भाई? क्या करूं? अरे अच्छा देखें, ये जो बच्चे कैलकुलेशंस करके फिगर्स बोलते हैं ना, और वो गलत होती है, ये उनसे बेहतर हैं जो कैलकुलेशन ही नहीं करते। ये उनसे बेहतर लोग हैं। आप गलतियां करेंगे तो सीखेंगे। 60 कैसे? ऐसे नहीं, ये ऐसे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब 20/80। ओके, और 40 कैसे आया? 20/120। 48 कैसे आया? 20%। ओके, और भी चले ठीक है जी, बताना पड़ेगा। ओके, मार्कअप और मार्जिन की कहानी समझे। अगर हम कोई चीज 160 की खरीद के 200 की सेल करते हैं, रुपीस की बात कर रहा हूं, तो उस पर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं 40। अगर हम इस 40 को एज अ परसेंटेज बोलना चाहें, तो किसी भी फिगर को अगर परसेंटेज बनाना होता है, जैसे आप कहें जी मैट्रिक में कितने % मार्क्स हैं, तो वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑब्टेन को किसी से डिवाइड ही करेंगे ना। तो जब भी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होती है तो किसी से तो डिवाइड करना है। तो अब इस 40 रुपए को एज अ परसेंटेज देखना है तो किससे डिवाइड करें? दोनों बातें सही हैं। हम 40 को 200 से भी डिवाइड कर सकते हैं। क्या आंसर आएगा? 20%। और यह भी सही है कि हम 40 को 160 से डिवाइड करें। क्या आंसर आएगा? 25%। तो प्रॉफिट 20% है, यह बात भी सही है। प्रॉफिट 25% है, यह बात भी सही है। लेकिन फिर फर्क कैसे करें? तो ये जो नीला नीला वाला है इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, और ये जो लाल वाला है इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप। चूंकि परसेंटेज है तो 40 को किसी से तो डिवाइड किया हुआ है। अगर बेस यानी डिवाइडेड बाय सेल्स को रखा हुआ है तो वो मार्जिन है,
और अगर डिवाइडेड बाय कॉस्ट को रखा हुआ है तो वो मार्कअप है। जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो किसी से डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 1100। तो अगर किसी के 90% मार्क्स हैं तो उसके मार्क्स कितने हैं? 990। क्या इंटरप्रिटेशन है 90% की? 90% क्या इंटरप्रिटेशन है? कि अगर टोटल मार्क्स 100 हुए तो 90 मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। वैसे टोटल मार्क्स 1100 हैं, 1100, लेकिन 90% रिजल्ट, 90% मार्क्स परसेंटेज क्या शो कर रहा है कि टोटल मार्क्स 1100 नहीं, अगर 100 हो तो 90 मार्क्स है। 20% मार्जिन, ये क्या शो कर रहा है? 20% मार्जिन, इसकी क्या इंटरप्रिटेशन है? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20% है। देखें, परसेंट, सेंट 100, परसेंटेज में जो सेंट है वो 100 है। तो हम जब किसी भी चीज को परसेंटेज में बोल रहे होते हैं तो वो परसेंटेज निकालने के लिए किसी ना किसी चीज से डिवाइड किया गया है, जिससे डिवाइड किया गया है वो 100 है। %20 मार्जिन की इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर सेल प्राइस 100 है तो हम 20 रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं। 25% मार्कअप का मतलब यह है कि अगर कॉस्ट 100 है तो 25 प्रॉफिट है। तो परसेंटेज निकालने के लिए यकीनन किसी चीज से डिवाइड किया गया होता है। तो परसेंटेज रिलेशन बताते हुए जिस चीज से डिवाइड किया गया होता है वो 100 होती है। जैसे अगर कमीशन 4% है तो क्या मतलब है इस बात का? कमीशन 4% है कि सेल प्राइस 100 रुपए है तो 4 रुपए कमीशन दी जाती है। अगर जो स्टूडेंट्स एग्जाम में अपीयर हुए, 40% पासिंग रिजल्ट का क्या इंटरप्रिटेशन है? कि 100 स्टूडेंट्स अपीयर हुए तो 40 पास हैं। तो परसेंटेज जब भी बताई जा रही होती है उसमें कहीं ना कहीं किसी चीज को 100 कहा जा रहा है जी, परसेंट नीचे 100। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तो 100 किसको कह रहे हैं हम? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, सेल्स को। अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप है तो हम 100 किसको कह रहे हैं? हम कॉस्ट को कह रहे हैं। तो जीपी मार्जिन या जीपी मार्कअप, अभी तो मैं लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपके जहन में ये इतना क्विक होना चाहिए कि आपको ये लिखे बगैर ही क्लिक कर जाए। अच्छा, अगर किसी ने पीआरसी में इसको किसी आसान तरीके से रट्टा लगाया हुआ है तो सिखा रहा हूं, तो सीख लें, दिमाग खोल लें, काम की होंगी बातें तो सिखा रहा हूं, होगा फायदा। 20% मार्जिन का मतलब यह है कि सेल 100 है मार्जिन और जीपी 20 है, तो यकीनन कॉस्ट 80। और अगर हम कह रहे हैं 25% मार्कअप, तो मार्कअप का मतलब है कि कॉस्ट 100 है और जीपी कितना है, तो सेल यकीनन 125। अगर आप मार्कअप मार्जिन में ये तीन चीजों का रिलेशनशिप आइडेंटिफाई कर पाए तो आप किसी भी अमाउंट पे परसेंटेज लगा के कोई भी दूसरी अमाउंट निकाल सकते हैं। फार्मूला जो कि यूनिटी मेथड से बना रहा हूं मैं, वो फार्मूला ये है कि हमें कोई अमाउंट पता हो इन तीन में से और हमें यह रिलेशन पता हो, तो जो अमाउंट दी हुई है इस रिलेशनशिप में वो अमाउंट क्या परसेंटेज है और जो पूछी हुई है वो क्या परसेंटेज है, तो जो अमाउंट पूछी है वो निकल आएगी। ये फार्मूला आपको अभी बहुत मुश्किल लगेगा, मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं तो फार्मूले से ज्यादा आसान जो मैं करके बता रहा हूं वो होगा। मैंने आपसे क्या पूछा था सवाल में? जीपी की अमाउंट पूछी थी, दिया क्या था? सेल्स की अमाउंट दी थी। और तो मैंने आपको जो सवाल दिया मैंने उसमें कहा 20% मार्कअप है। 20% मार्कअप का मतलब है कि कॉस्ट 100 है, प्रॉफिट 20 है। तो चूंकि कॉस्ट 100 है तो सेल यकीनन 120 है। एक तो हमने ये रिलेशन बना लिया। फिर मैंने आपको कोई तो रुपये अमाउंट बताई होगी, क्या बताइए?
क्या चीज है वो? सेल्स। मैंने आपको 240 मिलियन अमाउंट बताई है जो कि सेल्स है। सेल इसमें से क्या है? तो 120 से डिवाइड, और मैंने पूछा क्या था? जीपी की अमाउंट, वो इसमें से क्या है? 20। यानी आपको इन तीन के रिलेशनशिप में परसेंटेज रिलेशन बताया होगा और तीन में से कोई एक अमाउंट पता होगी, तो आप दूसरी तीसरी कोई भी अमाउंट निकाल सकते हैं। मैंने आपको सेल्स की अमाउंट बताई और ये रिलेशनशिप बताया, तो जो अमाउंट गिवन है उससे डिवाइड और जो पूछी है उससे मल्टीप्लाई। मैंने आपको सेल्स दी है, मैंने आपको 240 मिलियन दिया है, पूछा क्या है? तो इस फिगर तक कैसे पहुंचूं? इससे डिवाइड और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। 240 मिलियन। अच्छा ये मैं देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आपने अगर कोई रट्टा लगाया होगा तो चला लिया काम, लेकिन अब सिखा रहा हूं तो सीखे। मैंने इन बातों को आगे बहुत जगह अप्लाई करना है। अब मैं एक जुमला बोलने लगा हूं, 240 मिलियन अगर 120 है तो 20 क्या होगा? 120 से डिवाइड, 20 से मल्टीप्लाई। 240 मिलियन अगर 120 है तो 20 कितना होगा? तो 120 से डिवाइड और 20 से मल्टीप्लाई। इसी सवाल में अगर मैं आपसे कॉस्ट ऑफ सेल पूछता, कॉस्ट ऑफ सेल की अमाउंट, तो 240 मिलियन डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो अमाउंट दी हुई है वो इस रिलेशनशिप में क्या है उससे डिवाइड, और जो दूसरी अमाउंट पूछी है वो इस रिलेशनशिप में क्या है उससे मल्टीप्लाई। बहुत कच्चा है, अभी सवाल लिखें, पकाते हैं सवालों के साथ। कॉस्ट ऑफ सेल्स 360 मिलियन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स 360 मिलियन है। जीपी मार्जिन 10% है, जीपी मार्जिन 10% है। जीपी की अमाउंट बताइए। कॉस्ट ऑफ सेल्स 360 मिलियन है, जीपी मार्जिन 10% है। जीपी की अमाउंट बताइए। मार्कअप मार्जिन में जिसने इक्वेशन बना के पक्का किया हुआ है, मुझे सिर्फ उसमें एक डाउट होता है कि बच्चे ना ये भूल जाते हैं कि वो एक्स किसको अज्यूम कर रहे हैं, तो वो उसमें गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ये जो बताया है इसको आगे मैंने बहुत यूज करना है, इसलिए बेहतर है कि इस पर ध्यान दें। मैंने आपको सवाल में कहा है 10% मार्जिन, तो इसका मतलब है कि सेल 100 है, कॉस्ट 90 है और जीपी 10 है। अमाउंट क्या बोली है मैंने? वो क्या है? वो ये है। पूछा क्या है? ये पूछा। तो 360 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 10, 40 मिलियन। जीपी 90 मिलियन है, ग्रॉस प्रॉफिट 90 मिलियन है, 90, और जीपी मार्कअप 30% है। जीपी मार्कअप 30% है और जीपी की अमाउंट 90 मिलियन है। सेल्स की अमाउंट बताएं। जीपी की अमाउंट 90 मिलियन है और जीपी मार्कअप 30% है। सेल्स की अमाउंट बताएं।
हाँ जी, सेल्स कितनी 390। मैंने बताया जीपी मार्कअप, तो कॉस्ट 100 है और जीपी 30 है, तो इसका मतलब है कि सेल 130 है। और मैंने अमाउंट इनमें से इसकी बताई है और पूछी मैंने ये है, तो डिवाइड बाय 30 इंटू 130 है जी। इससे पहले वाला आ गया पक्का। जीपी मार्कअप बताया मैंने 30% मार्कअप, तो मार्कअप का मतलब है कि कॉस्ट 100 है और जीपी 30 मैंने कहा है, तो सेल्स फिर 130 होगी। ये परसेंटेज का रिलेशन आ गया। अमाउंट मैंने क्या बताई है 90 मिलियन। किसकी अमाउंट बताई है जीपी की। पूछा क्या है सेल्स की अमाउंट, तो जो अमाउंट बताई है वो 30 है और जो पूछी है वो 130 है। पहले भी यही कर रहा हूं, जो मैंने अमाउंट बताई है वो इन तीन में से क्या है, सामने तो लिखा हुआ यार उसके। जो मैंने जीपी की अमाउंट बताई है 90 मिलियन रुपए, वो इन तीनों में से क्या चीज है, 130 है, 100 है कि 30 है, वो 30 है, तो उसको 30 से डिवाइड। और मैंने जो अमाउंट पूछी है वो इन तीनों में से क्या है, तो 130 से मल्टीप्लाई। आपको इस सेल, कॉस्ट ऑफ सेल और जीपी के रिलेशन में से सबसे पहली बात यह पहचाननी है कि 100 क्या है। किसी भी परसेंटेज के सवाल में, कल इसकी और बहुत सारी वैरायटियां कराऊंगा, किसी भी परसेंटेज के सवाल में यह बहुत जरूरी होता है जानना कि 100 क्या चीज है। जब तक आप 100 नहीं ना पहचानेंगे, आप तुक्के तो मार लेंगे लेकिन सही कैलकुलेशन नहीं होगी। तो मार्कअप है या मार्जिन है, यह पहचानना पड़ेगा कि 100 क्या है। जब यह रिलेशन बन गया तो फिर अगली बात यह है कि आपको जो अमाउंट दी हुई है वो इनमें से कौन सी है और जो पूछी है वो कौन सी है। तो जो अमाउंट दी हुई है उसको उसकी परसेंटेज से डिवाइड और जो पूछी हुई है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई। चलें कल परसेंटेजेस की और प्रैक्टिस कराता हूं, ठीक है जी।